मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में और हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है और हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दें, ओके, क्यू चार्ज दें अगर आप किसी इंसुलेटेड कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल V जो होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, और अगर आप कंडक्टर को और चार्ज देंगे क्यू, ओके, फर्दर यानी क्यू को इंक्रीज करेंगे, देन क्या होगा? पोटेंशियल और इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हैं कि किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर को गिवन चार्ज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? पोटेंशियल के। या हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल में इंक्रीमेंट जो होता है वो चार्ज गिवन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना हम ज़्यादा चार्ज देंगे पोटेंशियल में इंक्रीमेंट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर आता है एक नया कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं C। ये C क्या है? इस C को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब इसका नाम कैपेसिटेंस क्यों है? कैपेसिटेंस आया वर्ड कैपेसिटी से, यानी कोई भी चीज़ कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। हर ऑब्जेक्ट की या हर आपके कंडक्टर की या मटेरियल की चार्ज होल्डिंग एक कैपेसिटी होती है। तो उसको निकालने का जो फिजिकल क्वांटिटी है निकालने की, उसको आप क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C से डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट होता है बट कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, सो C का अगर हम यूनिट निकालें तो क्या निकलेगा? C का यूनिट Q का यूनिट डिवाइडेड बाई V का यूनिट। Q का यूनिट होता है आपका कूलम और V का यूनिट होता है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट का दूसरा नाम है फैराड और इसको F से डिनोट करते हैं। इसको F से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर 1 फैराड का अगर डेफिनेशन लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। मीनिंग देयर बाई किसी भी कंडक्टर को अगर 1 कूलम चार्ज दे रहे हो और 1 कूलम चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीमेंट जो होता है 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यानी उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। अब हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, इंसुलेटेड आपका आइसोलेटेड है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके, उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें निकालना है। हमने मान लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके, इसको चार्ज दिया है। चार्ज सारा कहाँ होगा? सरफेस पर होगा, बट सिमेट्रिक की वजह से हम मानते हैं सेंटर से डिस्टेंस। इसकी रेडियस कितनी है? R है। इसकी रेडियस है R। इसको कितना चार्ज दिया? इसको Q चार्ज दिया। Q चार्ज देने से इसका पोटेंशियल कितना हो गया? इसका पोटेंशियल V हो गया। इसका पोटेंशियल यानी इसको आपने Q चार्ज दिया, इसकी रेडियस R है, स्फेरिकल फॉर्म में, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया। मीनिंग देयर बाय हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सिंगल चार्ज के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, स्फेरिकल निकालेंगे, स्फेरिकल चाहिए लिए तो V आएगा ये। ओके, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू रखेंगे, सॉरी V की वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q एंड Q कैंसिल, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी इससे क्या क्लियर हो रहा है? C जो होगा वो R के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले के बेसिस से एक ऐसा कंडक्टर कंसीडर करें जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड, तो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी रेडियस कितनी होगी। ओके,
और हम एक एस्टिमेशन करते हैं कि अगर 1 फैरेड कैपेसिटेंस का आपको एक कंडक्टर कंसीडर करना है तो वो कितना बड़ा होगा साइज में, उसका साइज़ क्या होगा, ये हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ। देखिए क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है। देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, सी को हम कंसीडर कर रहे हैं कितना, 1 फैरेड। ओके, इससे हमें फैरेड के बारे में भी पता चलेगा। ओके, और हमें आर निकालना है, कितना है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट लिखा है यहाँ पर। ओके, सो प्लेस करते हैं, तो सी की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया। 1/4πε0 यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4πε0 है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹, क्योंकि यहाँ पर 4πε0 है और यहाँ पर कितना हो गया, आर हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आई, 9 × 10⁹ मीटर। ओके, आर की वैल्यू आ रही है 9 × 10⁹ मीटर। ओके, यानी इसको किलोमीटर में लिखे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ डिवाइड बाई 10⁻3, यानी 9 × 10⁻6 किलोमीटर। ओके, ये हमारे कंडक्टर की रेडियस होगी। ओके, जिसका कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फैरेड होगा। ओके, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, हमारी अर्थ की रेडियस कितनी है, आपने पढ़ा है क्लास 11 में, अर्थ की रेडियस आर ई होती है 6400 किलोमीटर। और ये देखिए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये पाएंगे कि ये कैपेसिटर का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ओके, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे दो चीज़ प्रूफ हो रही है। ओके, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पहली चीज, फैरड, ओके, इज अ लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत बड़ी यूनिट है, वेरी लार्ज आई मस्ट से। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं फिजिक्स में वो यूज़ करते हैं मिली फैरड, मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड। इनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, मिली माइक्रो नैनो पिको के बारे में क्लास 11 में। मिली होता है 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 एंड पिको 10⁻⁻12। ओके, ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने। एंड सेकेंड थिंग, ओके, यहाँ पर कि ऐसा आप कंडक्टर बना नहीं सकते। ओके, जो प्रैक्टिकली आप कंसीडर करेंगे, ओके, किसी भी डिवाइस में वो ऐसा कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जो इतना चार्ज होल्ड करे, वो पॉसिबल नहीं होगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा चार्ज देंगे किसी भी चीज़ को, तो चार्ज देने पर क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इफ़ यू गिव क्यू, इफ राइट इन दिस वे, इफ क्यू इज गिवन, ओके, देन V is increased, and if V is increased, E is also increased. ओके, और E की वैल्यू एक रेंज से अगर ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, तो वो फील्ड हो जाएगी ब्रेकडाउन, यानी वो क्या करेगी, एयर को आयनाइज कर देगी। जब एयर को आयनाइज कर देगी तो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक होगा। ओके, ओके, तो इस तरीके से ब्रेकडाउन फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, यानी कोई भी कंडक्टर जो होगा वो चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मीनिंग देयर बाय हम किसी कंडक्टर को एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, चार्ज को लीक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सराउंडिंग एयर को वो क्या कर देगा, चार्ज देने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से वो क्या करेगा, आयनाइज कर देगा, जिसकी वजह से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि फैरड क्या है, लार्ज यूनिट है। ओके, और एक कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की एक लिमिट होती है जिस तक उसको आप चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा चार्ज करोगे तो वो एयर को क्या करेगा, आयनाइज करेगा। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर मोस्टली जो यूज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं।
प्रिंसिपल क्या है, सपोज आपके पास एक चार्ज प्लेट है, ओके, ये एक चार्ज प्लेट है, इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं। कैसी प्लेट लेके आते हैं? अनचार्ज प्लेट। अनचार्ज प्लेट का मतलब क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अनचार्ज प्लेट का मतलब ये है कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, प्लस माइनस इस तरीके से अरेंज है। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस माइनस इन दिस वे, ओके, अरेंज होगा। सो अनचार्ज प्लेट का मतलब है कि नेट चार्ज उसका क्या है? जीरो है। नेट चार्ज उसका जीरो है। ओके, जब इस चार्ज प्लेट के पास आप एक अनचार्ज प्लेट को लेके आते हो तो क्या होता है, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर रहता है माइनस चार्ज और यहाँ जाता है आउटर साइड पर प्लस चार्ज। ओके, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इनर साइड पर माइनस चार्ज और आउटर साइड पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज क्या करता है, माइनस यानी नेगेटिव चार्ज, ये रिड्यूस करता है इस चीज को, पोटेंशियल को इसके, और प्लस चार्ज क्या करता है, ये इंक्रीज करता है पोटेंशियल को। ठीक है, माइनस चार्ज रिड्यूस करता है और प्लस चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है पोटेंशियल को। ओवरऑल आप देखें जितना माइनस है उतना प्लस है। ओके, बट अगर आप यहाँ देखें माइनस की जो डिस्टेंस है इसके रेस्पेक्ट में वो क्या है, कम है, और प्लस की जो डिस्टेंस है वो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। मीनिंग देयर बाय क्या है, माइनस चार्ज आपका जितने पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पर कम है। ओके, और पोटेंशियल जो होता है आपका वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीनिंग देयर बाय रिड्यूस इन द पोटेंशियल इज मोर, यानी पोटेंशियल का रिड्यूस क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे इसने यहाँ पर 7 का डिक्रीज किया, -7 किया, और इसने यहाँ पर 5 का इंक्रीज किया, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये -2, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज होने वाला अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और इंक्रीज होने वाला अमाउंट क्या है, कम है। सो अगर हम फॉर्मूला लगाएं C = Q/V, जो आपने पढ़ा भी अभी, C = Q/V, चूँकि V की वैल्यू रिड्यूस हुई है इसलिए C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इस तरीके से C की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करें, और इसके आउटर पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर दें। अगर हम इसके आउटर पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो तो ये पॉजिटिव से अटैच्ड है। एंड रिमेंबर, चार्ज जो फ्लो करेगा अर्थ में या अर्थ से फ्लो करेगा वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ओके, सो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आकर इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी अब कंडीशन कुछ कैसी होगी, अगर हम इसको दिखाएं इस तरीके से, तो अब कंडीशन होगी इस तरह की, माइनस प्लस में भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। यानी मीनिंग देयर बाय अब केवल और केवल माइनस चार्ज है, क्योंकि आउटर साइड पर क्या है, प्लस माइनस इस तरीके से अरेंज है, यानी न्यूट्रल आउटर साइड। मीनिंग देयर बाय इसको अर्थ से कनेक्ट करने पर अब केवल नेगेटिव चार्ज रह गया। इसका मतलब अब केवल और केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, यानी पोटेंशियल के अमाउंट में ट्रमेंडस डिक्रीज आ जाएगा, लार्ज अमाउंट में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। और जब पोटेंशियल के अमाउंट में लार्ज अमाउंट में डिक्रीज आ जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या है, एज यूजुअल C = K/V। सो अब V के ग्रेटली डिक्रीज होने से C इंक्रीज हो जाता है, मस्ट राइट, C इंक्रीज हो जाता है ग्रेटली, यानी C लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट के लाने से, जिसका आउटर एंड अर्थ से कनेक्टेड हो, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है लार्ज अमाउंट में। और ऐसे सिस्टम को जिसमें दो प्लेट्स आपस में पैरेलल होती हैं, ओके, ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? ओके, सो ये था हमारा प्रिंसिपल किस चीज का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का।
expression for the capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बारे में अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा, उसकी कैपेसिटेंस का हमें डेरिवेशन करना है. ओके, सो एक पैरेलल प्लेट कंसीडर करते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके से होगा. ओके, इस तरीके से एक साइड में इसका क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, माइनस चार्ज है. ओके, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इस पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस पर क्या है, माइनस सिग्मा है. सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बता दूं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया. ओके, अब चूंकि यहाँ पर जितना चार्ज होगा उतना चार्ज वहाँ पर होगा, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सेम है. यहाँ पर यानी क्या है, साइन चेंज होगा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और क्या है वो सेम है. इसका एरिया ए कंसीडर कर लिया, यानी प्लेट एरिया में लिख देता हूँ. प्लेट एरिया हमने क्या कंसीडर किया है, प्लेट एरिया ए कंसीडर किया है. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है डी. अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी. यानी हमें कहीं से वी ढूंढ के लाना होगा. वी कहाँ से आएगा, दो प्लेट्स के लिए हमने ई का डेरिवेशन पढ़ रखा है, ई और वी का रिलेशन भी हमने पढ़ रखा है, तो इन सबको कोरिलेट करके हम फॉर्मूला निकालेंगे. यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी भी पॉइंट पर, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ कितनी हो जाएगी, इन बिटवीन एंगल्स में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इधर क्या होगी, फील्ड जीरो होगी, इधर भी क्या होगी, जीरो होगी. तो उसको लिखना क्या है, बेकार है, क्योंकि हमें केवल और केवल बीच की फील्ड से देना है. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मैं बाद में यूज करूँगा. हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. आप नोट्स बनाइए तो अच्छे से बनाइएगा, साफ साफ लिखिएगा. ओके, अच्छी तरीके से पूरी थ्योरी के साथ. दैट वी कंसीडर अ कैपेसिटर, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट एरिया ए सेपरेटेड बाय plates are separated by distance d, having surface charge density sigma. Okay, then पूरा आपको डिटेल देना है यहाँ पर. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, यानी प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो E इंटू डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की D, यानी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया प्लेट के बीच का. ओके, यानी आप क्यू चार्ज दे रहे हो तो कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी कितना हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी इक्वल टू क्यू, और चार्ज इज गिवन. से सपोज क्यू चार्ज इज गिवन, सो क्यू इज गिवन अपॉन वी. सो क्यू वैल्यू, ओके, फॉर्मूला है क्यू, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. ओके, अब क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू यहाँ से लगा लेते हैं सिग्मा है, कितना हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा डी, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, यानी सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. यानी फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, इसकी प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है. ओके, प्लेट एरिया ए है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है. सो फॉर्मूला बन गया सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ओके, अगर प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, और यू कैन राइट डाउन एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी. ठीक है, सो ये फॉर्मूला है आपका मीडियम के लिए. ठीक है,
अभी कैपेसिटेंस का। क्या आया था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जब मीडियम हो तो क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। के क्या है यहाँ पर? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। ओके, तो इससे क्या चीज़ क्लियर हो रही है? कैपेसिटेंस जो होता है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया किसका? प्लेट एरिया, और बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके, एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं और लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको करने हैं। ओके, इस आर्टिकल्स को करने के तुरंत बाद। तो अब हम वो स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं जिसमें प्लेट सेपरेशन जो होता है वो पार्शियली ऑक्यूपाइड होता है डाइलेक्ट्रिक से। यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, इसका प्लेट सेपरेशन कितना है? डी है। अब इसमें टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो हम निकालेंगे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट क्या है। यहाँ पर की पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में जहाँ पर एयर है वो कुछ और होगी और डाइलेक्ट्रिक में कुछ और होगी। तो हमने मान लिया जहाँ पर एयर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है। पिछले एक्सप्रेशन में ही पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के बीच में एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो, दूसरी की कितनी हो? माइनस सिग्मा हो। अब जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पर फील्ड क्या होती है? पोलराइजेशन की वजह से चेंज हो जाती है। तो ई नॉट क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यानी 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी। तो अब हम प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैसे निकलेगा? अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी अपनी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ई जो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एयर की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। एयर की डिस्टेंस कितनी है? दिस प्लस दिस, यानी लेफ्ट प्लस राइट, यानी कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी। यानी आई मस्ट राइट ई इंटू डी माइनस टी, एंड प्लस डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी? ई नॉट इंटू टी। यही की पॉइंट है यहाँ पर। ओके, वहाँ पर क्या था? पूरी डिस्टेंस पूरी में एयर थी। ओके, तो वहाँ पर हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया था ई को डी से। अब वैल्यूज रख देते हैं, देखते क्या मिलता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस आपका ई नॉट की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ये पोटेंशियल हो गया। इसमें कुछ कॉमन आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए सी इक्वल टू क्या करते हैं? क्यू अपॉन वी। क्यू चार्ज दिया है अगर तो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन। ओके, क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं? ओके, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन होता है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। देखिएगा, देखिए कितनी हो जाएगी सी की वैल्यू। ओके, क्यू की वैल्यू रख दी सिग्मा है, तो सी की वैल्यू कितनी रहेगी? सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, यानी फॉर्मूला आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये पार्शियल वाले केस में फॉर्मूला आ गया, जब कुछ स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है और बाकी स्पेस में क्या है? एयर है। ऐसे करके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे सारे केस पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, फिलहाल अगर इस केस से प्रीवियस वाला केस ऑब्टेन करना हो तो हम किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे? इस केस से प्रीवियस वाला केस ऑब्टेन करना हो तो यानी बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो हम पुट कर सकते हैं टी इक्वल टू 0। जब हम टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0 अपॉन के, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये वही फॉर्मूला है जो हमने पहले डिराइव किया था। ओके, तो किसी तरीके से भी ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। पार्शियल केस में ये है, और जब पूरे में अगर आपका एयर है, वैक्यूम है, तो आपका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और पूरे में डाइलेक्ट्रिक है तो आएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों, ठीक है। तो
बच्चों अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की सीरीज ग्रुपिंग। ओके, कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग में क्या पढ़ेंगे? पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे। क्लास 10 में ऑलरेडी आपने पढ़ा है रेसिस्टेंसेस की या रेसिस्टर्स की सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़नी है कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग। तो जल्दी से पढ़ते हैं कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग। तो यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इनके कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। ओके, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है तो इनके जो चार्जेस होंगे वो थ्रू आउट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आपने पढ़ा भी था क्लास 10 में कि सीरीज में करंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और पैरेलल में क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे चार्जेस हमने क्या ले लिए? सेम ले लिए। पोटेंशियल डिफरेंस इनके इंडिविजुअल क्या होंगे? V1, V2 और V3। सो अब हम इन तीनों को हटा के अगर एक माने यहाँ पर, जो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे ये 3 कर रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस हम माने CS। CS मीनिंग नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो CS, C1, C2 C3 में क्या रिलेशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए करते हैं। सबसे पहले देखिए चार्ज सेम है यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ओके, यहाँ लिख सकते हैं हम Q1 या Q इक्वल टू C1 V1। इससे हम V1 की वैल्यू निकालते कितनी आएगी? Q अपॉन C1। सेकेंड के लिए निकालेंगे कितनी आएगी? V2 Q अपॉन C2। और थर्ड के लिए निकालेंगे तो कितनी आएगी? V3 Q अपॉन C3। ओके, इस नेट के लिए निकालेंगे तो चार्ज यहाँ पर भी कितना होगा? Q होगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर यहाँ पर V है तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन CS। ओके, अब यहाँ पर V प्रोवाइड कर रहे हो, V1 V2 V3 में स्प्लिट हो रहा है, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V की वैल्यू प्लेस कर देते कितनी आ गई? Q अपॉन CS, दैट शुड बी Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q टेकन कॉमन एंड कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड। ओके, देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला बन गया। ओके, दैट मीन सीरीज ग्रुपिंग में क्या फॉर्मूला बनेगा? इफ नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस या कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, देन द रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, सो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने रेसिस्टेंस में निकाला था, बट रेसिस्टेंस में यहाँ पर आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और यहाँ पर आया है सीरीज के लिए। तो जल्दी से कर लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग भी। पैरेलल ग्रुपिंग में ऐसे करेंगे, देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, these are in parallel combination. Okay, so as usual you can write C1, C2, C3, they are in parallel combination. V, now V will be same, charges will be Q1, Q2 and Q3. They are to be replaced by single capacitor of capacitance Cp. Then we have to obtain a relation between Cp, Cv, C1, C2 and C3, यानी C1, C2, C3 और Cp में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या सेम रहेगा? यहाँ पर सेम रहेगा पोटेंशियल। सो पहले का रिलेशन लिखते हैं, यानी Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V। दूसरे का कितना हो जाएगा? Q2 इक्वल टू C2 V। तीसरे का कितना हो जाएगा? Q3 इक्वल टू C3 V। V सेम है, और इसका लिखे अगर तो Q कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा आपका CP V। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं आप, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हुआ है। ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यू मे राइट डाउन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, प्लेस द वैल्यूज, देन CPV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V टेकिंग कॉमन एंड कैंसिल, देन CPV will be equal to C1 plus C2 plus C3. Okay, so this is the formula applicable in parallel combination, यानी कैपेसिटर्स को अगर आप पैरेलल में लगाएंगे अगर, तो सीधा उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे उनके कैपेसिटेंसेस को। तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट नेट कैपेसिटेंस। क्लियर है? ओके, एक बार सम अप करके लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे और पिक्चर भी क्लियर रहे, क्योंकि रेसिस्टेंसेस के भी पढ़ने हैं आगे आने वाली यूनिट्स में। तो एक बार क्लियर करके दोनों को लिख देता हूँ मैं। सो पहले लिखते हैं कैपेसिटेंस के लिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। फिर लिखते हैं इधर रेसिस्टेंस के लिए, 10th में भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ना है। यहाँ लिख देते हैं सीरीज और यहाँ लिख देते हैं पैरेलल। कैपेसिटेंस
इसकी सीरीज में क्या होगा फॉर्मूला 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, दो के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2। रेसिस्टेंसेज में क्या था सीरीज में RS इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में था 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये चीज़ें ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। छोटा मोटा न्यूमेरिकल अब तो MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में है उसी का एनालॉगस फॉर्म यहाँ पैरेलल में है, और वाइस वर्सा, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है NCERT में, न्यूमेरिकल्स की मैंने इसके NCERT में शुरुआत में ये 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं NCERT के, वो भी कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 कैपेसिटेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करना है, या इतना कैपेसिटेंस आप कैसे बनाएंगे, सो वो आप इन फॉर्मूलों के बेसिस पर, इन 2 फॉर्मूलों के बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अपना होमवर्क अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।